नमस्कार, हम अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज गुप्त काल का आखिरी वीडियो हम डाल रहे हैं। गुप्त काल इस सीरीज को पूरा हो गया। अगले टर्न पर कोई दूसरा राजवंश स्टार्ट करेंगे। आज आइए हम गुप्त काल में जो है भूमि के प्रकार, भूमि के मापन, सिंचाई और भू राजस्व का अध्ययन करेंगे। चलते हैं सबसे पहले गुप्त काल में भूमि मापन एवं उसके प्रकार। तो गुप्त काल में जैसा कि आप सबको विदित हो कि क्षेत्र, खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहते थे। वास्तु याद करना भी आसान है। वास्तु मतलब रहने वाला स्थान अर्थात मकान योग्य भूमि वास्तु। शिल्प का मतलब तात्पर्य होता है, पत्थर से तात्पर्य होता है। तो जो न भूमि जोती जाए वो कंकड़ पत्थर वाली भूमि कही ही जाएगी अर्थात शिल होगी। अब प्रहत है प्रहत, इसका मतलब जो खेती योग्य भूमि ना हो, जो न जोती जाए। उसके बाद गोचर यानी गौ से तात्पर्य यानी गौ चारागाह में चलती है तो चारागाह। अप्रदा विवादित भूमि, अप्रदा यानी विवादित भूमि। अमर सिंह ने 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख गुप्त काल में किया है। नारद ने खिल, अर्धखिल, वन, खिल 3 वर्ष, अर्धखिल 1 वर्ष और वन 5 वर्ष तक ना खेती की जाने वाली भूमि का उल्लेख किया है। 3, 1, 5 खिल, अर्धखिल, वन। उसके बाद अन्य प्रकार की भूमि जो है शतक भूमि। शतक भूमि से तात्पर्य है निजी भूमि से होता है। कृष्ट, आकृष्ट भूमि से तात्पर्य है स्वयं खेती की जाने वाली भूमि। अद्वयोमात्रिक ऐसी भूमि से जो बिना वर्षा जल के ही जो है खेती की जा सके, ऐसी भूमि को अद्वयोमात्रक कहते हैं। उसके बाद अग्रहार, ब्राह्मणों को दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता था। अब भूमि मापन के प्रकार निवर्तन, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले बौधायन ने किया था। ये गुप्त काल में भूमि मापन का एक प्रकार था। नड़, द्रोणवा, पुल्लिवा, पाटक जो है बंगाल में भूमि मापन की एक इकाई थी। उसके बाद गुप्त साम्राज्य का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम लेंगे तो केंद्र के बाद प्रांत होता था। उस समय प्रांत को देश, भुक्ति तथा अवनि कहा जाता था और यहाँ के शासक को उपरीत कहा जाता है। यानी प्रांत के शासक को, भुक्ति के शासक को, अवनि के शासक को उपरीत कहा जाता था। प्रांत का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले को विषय कहा जाता था। अब इसका अधिकारी विषयपति होता था। प्रांत को देश, अवनि, भुक्ति कहा जाता था। इसके शासक को उपरीत कहा जाता था और भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था जिसे विषय कहा जाता था। विषय के शासक को विषयपति कहा जाता था और विषयपति के कार्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित करने वाले अधिकारी को पुस्तपाल कहा जाता था। और विषयपति यानी कि इस अधिकारी की सहायता के लिए एक विषय परिषद होती थी जिसके सदस्यों को विषय महत्तर कहा जाता था। यानी कि विषयपति होता था जिले में का अधिकारी और विषयपति के कार्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को पुस्तपाल कहा जाता था। और विषयपति की सहायता के लिए एक विषय परिषद होती थी जिसके सदस्यों को विषय महत्तर कहा जाता था।
अब निम्न विषय महत्तर है। सार्थवाह, व्यापारियों का नेता। नगर श्रेष्ठ, नगर के श्रेणियों का प्रधान। प्रथम कायस्थ, मुख्य लेखक। प्रथम कुलिक, प्रधान शिल्पी इत्यादि विषय परिषद का उल्लेख हुआ है। उसके बाद जिला का विभाजन तहसील में हुआ था, जिसे बीथ कहा जाता था, और तहसील से नीचे ग्राम से बड़ी इकाई होती थी जिसे पेठ कहा जाता था। पेठ से नीचे ग्राम होती थी जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसके प्रमुख को ग्रामिक अथवा ग्रामपति कहा जाता था। नोट, नगर का शासनभार पुरपाल के हाथों में होता था। पुरपाल। अब सिंचाई के लिए गुप्त काल में क्या व्यवस्था थी? सिंचाई बृहत संहिता में वर्षा जल को साधन माना गया है सिंचाई के लिए, यानी बृहत संहिता में किसी अन्य यंत्र का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल वर्षा जल का ही उल्लेख किया गया है। गुप्त काल में सिंचाई के लिए आर्घट, रहट शब्द का प्रयोग हुआ है। ह्वेन-सांग ने सिंचाई के लिए घटी यंत्र तंत्र का प्रयोग किया है। बाणभट्ट ने सिंचाई के लिए तुला यंत्र का प्रयोग किया है। इस काल में भू राजस्व 1/4 से लेकर 1/6 भाग तक होता था। अब भाग को हम दो भागों में बांट सकते। उदंग, अस्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर उदंग कहलाता था। ऊपरी कर अस्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर था। इसके अतिरिक्त भोग कर था, जो राजा को प्रतिदिन मिलने वाला उपहार था। बिष्ट, जो बेगार मजदूरों से बेगारी कराया जाता था। बलि एक धार्मिक कर था। शुल्क एक चुंगी कर था। इस प्रकार गुप्तकालीन उत्पत्ति से लेकर प्रशासन, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्य इत्यादि के क्षेत्र में गुप्तकालीन सीरीज का आज यही अंत होता है। तब तक के लिए नमस्कार।